Hello student. Hi, I'm Rajan Jha, Assistant Professor, Department of Economics, Marwari College, Ranchi. Today we are going to discuss types of economy and its merit and demerits. There are mainly three types of economy exist in the world. First one is called socialist economy or command economy. Second one capitalist economy or market economy और third one is mixed economy. Means पूरे दुनिया भर में आप देखेंगे तो सिर्फ तीन तरह की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, इसको कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी मतलब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिक्स्ड मीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों का गुण होता है, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कैसे समझेंगे, उसको इस तरह से हमने लिखा है, इन सच इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल स्टेट ओन, सो ऑल फैक्ट्रीज, मशीनरीज, प्लांट्स एक्सेट्रा इज ओन बाय स्टेट। मतलब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या इस जो भी प्रोडक्शन होना है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन होना आगे भी होगा, उस सब पे जितने भी सिस्टम प्रिवेल करें, जितने भी इंडस्ट्री होंगे, फर्म्स होंगे, वो सबका सब जो होगा ना स्टेट के कंट्रोल में होगा। मतलब सरकार यहाँ पे सारा काम करती है या सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही सारे काम को, सारी आर्थिक गतिविधि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे ना, वो सब इनके द्वारा, सरकार के द्वारा कंट्रोल में होगा। तो ऐसा इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी इसको बोला जाता है। अब आप देखेंगे कि क्या ऐसा इकोनॉमी है, तो हाँ, जैसे चाइना का इकोनॉमी, यूएसएसआर, रसिया का इकोनॉमी, ये सब एग्जाम्पल है सोशलिस्ट इकोनॉमी के। हालांकि अब लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि रियल में प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी अब नहीं है, सब जगह मिक्स्ड इकोनॉमी का ही कंसेप्ट है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये होता है कि वो सारा इकोनॉमी जिसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा। उसके मेरिट्स क्या हैं, तो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी संसाधन है ना उस सबका ओनरशिप में होगा, उसमें कोई एक प्राइवेट व्यक्ति या किसी इंडिविजुअल का उस प्रॉपर्टी पे राइट नहीं होगा, वो गवर्नमेंट का राइट होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग का अर्थ है कि जो भी आर्थिक नियोजन की क्रियाएं होंगी वो केंद्रीकृत होंगी, एक जगह से सारे निर्णय लिए जाएंगे, सारे प्लान किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। नेक्स्ट है इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, ये पब्लिक वेलफेयर पे फोकस है। इसका एम होता है कि हमको पब्लिक वेलफेयर को इंक्रीज करना है, सोसाइटी के जो लास्ट पायदान पे भी जो लोग खड़े हैं वहां तक विकास पहुंचे, वहां तक डेवलपमेंट का बेनिफिट उनको मिले, वो मेन स्ट्रीम में जुड़े, ये इसका गोल होता है, इसलिए वेलफेयर सेंट्रिक इकोनॉमी होता है। लास्ट पॉइंट, हालांकि बहुत सारे मेरिट्स होते हैं लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही मेरिट्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट मेरिट है इट वर्क्स टू ब्रिंग इक्वलिटी इन पीपल। लोगों में समानता लाने के लिए यह काम करती है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट का कंसेप्ट नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, सोसाइटी में इक्वलिटी रहे और इक्वलिटी आए। अगर जहाँ भी इनइक्वलिटी है, असमानता है, उस समानता और असमानता के बीच के जो गैप हैं, जो असमानता का खाई है, उसको भरने का भी काम यहाँ पे करती है सरकार। तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स है तो वहाँ डिमेरिट्स होगा ही। तो फर्स्ट डिमेरिट है नो चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि जो कंज्यूमर होते हैं ना, उनके पास कोई चॉइस नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर सेंट्रल अथॉरिटी या जो भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो उन्होंने अगर डिसाइड किया कि हम अपने इकोनॉमी में सिर्फ
लक्स साबुन का हम प्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ लक्स साबुन का प्रोडक्शन करेंगे। तो उन्होंने चॉइस आपको नहीं दिया, वो जो प्रोडक्शन करेंगे आपको वही कंजम्पशन करना है, उसी को कंज्यूम करना है। अगर वो डिसाइड करते हैं कि हम इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कॉटन का क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉटन ही अवेलेबल होगा, आपको उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे ए मेजर डिमेरिट है कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है। जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू जो डिसाइड किया गया जो प्रोडक्शन के लिए, आपको वही अवेलेबल हो पाएगा। उसका है कि एब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्स। तो यहाँ पे मार्केट मतलब बाजार की जो शक्ति होती है, जैसे डिमांड सप्लाई के थ्रू जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका यहाँ पे अभाव होता है। यहाँ पे मतलब मार्केट फोर्स नहीं होता है, डिमांड सप्लाई को यहाँ पे नहीं रखा जाता है मेन कंसर्न में। नेक्स्ट रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही में क्या है कि सब कुछ तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो गवर्नमेंट कंट्रोल किसके थ्रू कराती है? तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो और भी मैनेजमेंट के हैं, जो पूरे गवर्नमेंट को मैनेज करती है, पूरे व्यवस्था को मैनेज करती है, तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो वहाँ पे लाल फीताशाही है, प्रत्येक काम के लिए आपको इनके थ्रू सब कुछ का परमिशन लेना होगा, सब कुछ के लिए राशनिंग होती है, सब कुछ के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम टाइप अरेंजमेंट है। तो ये रेड टाइपिज्म इसमें हावी होता है। लास्ट है, और भी डिमेरिट्स हैं लेकिन हम एक ही बताते हैं। करप्शन। इस व्यवस्था में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, चूंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, पब्लिक का कुछ बड़ा रोल नहीं है, तो यहाँ करप्शन भी काफ़ी है। अब करप्शन कई स्तर पे इसमें होते हैं कि मान लीजिए सरकार ने आपका कोटा फिक्स कर दिया कि आपको पर मंथ इतना केजी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, कपड़ा के लिए इतना मीटर ही कपड़ा खरीद सकते हैं, या जो कुछ भी कंज्यूमर यूज करता है उसके लिए उन्होंने आपको एक लिमिट दे दिया। अब आपकी आवश्यकता उससे अगर अधिक है तो आपको क्या करना होगा कि कोई अलग तरीके से अपने उस क्वांटिटी को इंक्रीज करना होगा, ज़्यादा क्वांटिटी आप लेना चाहेंगे, तो इसमें फिर करप्शन भी शामिल है कि करप्शन यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। In such economy, the factors of production are all owned by private sector. So all factories, machinery, plants, etc. is privately owned by individual and companies. Means कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के सभी साधन जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर, तो निजी क्षेत्र के कंट्रोल में हो, उनके स्वामित्व में हो, तो वो इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो ऑल फैक्ट्रीज, मशीनरी, प्लांट्स एक्सेट्रा जो भी है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या जो कंपनी है या जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनका कंट्रोल होता है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। उसका जो भी फैक्टर्स, जो भी उत्पादन करना है वो करने को फ्री होते हैं। मतलब यहाँ पे मार्केट बेस्ड सिस्टम है कि जो उनको प्रेफर करेंगे, जिसमें उनको प्रॉफिट होगा, जिसका पब्लिक में डिमांड होगा, उस तरह के वस्तुओं का उत्पादन पे ये केंद्रित करेंगे अपने फोकस को। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, पहले जान लेते हैं कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको हम मानते हैं। तो यूएसए का इकोनॉमी, यूके का इकोनॉमी, इस तरह से आप फ्रांस, जापान, ये सब तरह का जो इकोनॉमी है ना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ भी फिर वही बात है कि आज के डेट में कोई भी इकोनॉमी प्योर कैपिटलिस्ट नहीं है, चाहे वो यूएसए का इकोनॉमी हो, यूके का इकोनॉमी हो, या किसी भी वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज के देश हों, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहाँ भी अब नहीं है। खास करके 1929 के इकोनॉमिक रिसेशन के बाद से प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरफेयर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा हो रहा है इकोनॉमी में। इकोनॉमी को पूरा लेसेस फेयर इकोनॉमी का कंसेप्ट यहाँ 29 के बाद से लगभग खत्म हो गया। अब इस इकोनॉमी जो है, जिसको हम लोग मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं? तो मेरिट्स इसके हैं, सबसे फर्स्ट प्रॉफिट मोटिव। यहाँ जो इकोनॉमी होगा इसका सबसे पहला जो मेरिट है, सबसे पहले जो
इसका गोल होता है प्रॉफिट होता है कि इसको प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है। दूसरा प्राइस मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या है कि प्राइस को तय करने का अधिकार जो है ना डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किया जाता है कि जिस तरह के वस्तु आप उत्पादन कर रहे हैं, जिस तरह का मांग होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्राइस मैकेनिज्म को तय करते हैं। अलग जगह पे अलग प्राइस रख सकते हैं, जहाँ अधिक मांग है, जहाँ कम मांग है, मांग की जो लोच है, इलास्टिसिटी वगैरह है, उसके थ्रू जो प्राइस सेट करने हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल होंगे, जो बिजनेस टाइकून्स होंगे, जो फर्म के ऑनर होंगे, वो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को तय करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब यहाँ पे आपको एक स्वतंत्रता है कि आप उद्यम लगा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको अगर संसाधनों का सही कॉम्बिनेशन में आप ला सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, तो आप अपना एंटरप्राइज को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्वतंत्रता होती है अपना उद्यम को शुरू करने का। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि यहाँ पे निजी संपत्ति का अधिकार है। मतलब आपके पास जो, जैसे मान लीजिए आप लैंड है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, आपके ओनरशिप में रहेगा। आप चाहें तो जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो आपका पर्सनल हो सकता है आप अगर उसको परचेज करते हैं तो। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स हैव चॉइस। यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर के पास बहुत सारा चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है। सारे फॉर्म, जितने भी फॉर्म हैं, अलग अलग तरह के वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। नतीजा क्या है कि कंज्यूमर के पास बहुत सारा चॉइस है। आप अगर किसी भी सेगमेंट में जाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जाएंगे, एफएमसीजी में जाएंगे, इन सारे सेक्टर में आप देखेंगे आपके सामने कई चॉइस हैं। आपको अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखते हैं, वहाँ टेक्सटाइल में देखते हैं, वहाँ आपके सामने कई चीज़ों का चॉइस होता है। वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर होता है। प्रोडक्ट क्वालिटी इसलिए बेटर होता है कि यहाँ पे कंपटीशन है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कई बिजनेस हाउसेज हैं, कई इंटरप्रेन्योर हैं, तो उन सबके बीच एक कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन के कारण क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। बेहतर प्रोडक्ट का क्वालिटी यहाँ पे अवेलेबल है कंपटीशन के कारण। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि वो अपने जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उन सब पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। R&D डिपार्टमेंट ज़्यादातर बड़े बड़े फर्म्स में है। वो क्या कर रही है कि अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, नए प्रोडक्ट को लाने के लिए, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। इससे भी प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर होता है, वैरायटी जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल रहता है मार्केट में। लास्ट है टेक्नोलॉजी। इनको क्या है प्राइवेट सेक्टर में कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा डेटाबेस नहीं है, बहुत इंडिविजुअल है, तो वो चाहे तो जिस तरह का आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगा उस तकनीक का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन को करते हैं। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट मेरिट्स हैं। अब हम लोग आते हैं ना इसके डिमेरिट्स पे कि इस इकोनॉमी का डिमेरिट क्या है। तो इस इकोनॉमी का एक डिमेरिट है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब है ये वेलफेयर पे तो ये काम कर नहीं रहे हैं लोग, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये इनके लिए इक्वलिटी लाना गोल नहीं है। ये क्या होता है कि जिनके पास पूंजी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो और ज़्यादा रिच होते जाते हैं, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, वो और पीछे होते जाता है। तो इनइक्वालिटी का एक समस्या है। उसका है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉफिट मोटिव होने के कारण ये क्या करते हैं ना कि जो रिसोर्स है ना उसको मिस एलोकेट करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए जो भी रिसोर्सेज है ना उसको सही तरीके से सबको नहीं, सबके बीच सही डिवीजन उसका नहीं हो पाता है रिसोर्सेज का। ये एक डिमेरिट है। नेक्स्ट है कि सेलिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस आर हाई। मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे एक तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें जो कॉस्ट लगा, उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसका प्रमोशन करने में हम काफ़ी खर्च करते हैं। नतीजा क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है,
वो मान के चलते हैं कि 10 रुपया लगा एक यूनिट किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, लेकिन हाई एक्सपेंस ऑन सेलिंग एंड प्रमोशन के कारण उस वस्तु का कीमत 10 रुपीज से 15 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज हो जा रहा है। इट मीन्स 2-3 टाइम्स, 5 टाइम्स, कई केसेस में 10 टाइम्स हायर प्राइस हो जा रहा है। किसके कारण? सेलिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंस के कारण। इसका एक और डिमेरिट क्या है कि बहुत बार क्या देखने को मिलता है कि प्रोडक्ट बेटर है, लेकिन उसका सेलिंग एंड प्रमोशन ज़्यादा नहीं हुआ, उसका प्रमोशन ज़्यादा नहीं किया गया, तो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो कम बिक रहा है। और कई बार क्या हो रहा है कि लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन उसका प्रमोशन पे काफ़ी खर्च कर रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट उसका काफ़ी हाई है, काफ़ी एक्सपेंस कर रहे हैं, कई बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बना के उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि लो क्वालिटी का प्रोडक्ट भी काफ़ी मार्केट शेयर कब्जा मार्केट पे कब्जा कर लेता है, और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों के रीच तक नहीं हो पाता है। ये भी है। लास्ट है नॉट कंसर्न अबाउट वेलफेयर एंड इन्वायरमेंट। ये हमने पहले भी बताया कि वेलफेयर से उनको कोई लेना देना नहीं है बहुत ज़्यादा, कि वे वेलफेयर पे कंसंट्रेट करें। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब जो हमारा पर्यावरण है उस पर भी उनका कोई फोकस नहीं होता है कि इसको कैसे प्रिजर्व करें, कैसे इसको सस्टेन करें, किस तरीके से इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंटल लॉस को मिनिमाइज करें। इस तरह का ये लोग नहीं सोचते हैं। ये सीधा सोचते हैं कि प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, कैसे भी हमें प्रॉफिट गेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, रियल में देखेंगे तो पूरे इकोनॉमी, जितना भी इकोनॉमी है सब मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आर बोथ टू एंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है वो दोनों है। इन द रियल वर्ल्ड वी टेक द मिडल रोड। मतलब रियल वर्ल्ड में जो सोशलिज्म, पहले कई बार हम बात कर चुके हैं कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म एंड प्योर सोशलिज्म do not exist in the real world. So we take the middle road. Middle road means mixed economy. Means combining feature of both the capitalist and socialist economy, we arrive at mixed economy. Means जब हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो आपका हो जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब वैसा इकोनॉमी जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाएं काम करे, वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसके हम फीचर्स को देखते हैं, क्या फीचर्स हैं। तो इसमें भी जो मेरिट्स एंड डिमेरिट हैं, तो जो मेरिट कैपिटलिस्ट का होगा वो मेरिट यहाँ भी होगा, जो मेरिट सोशलिज्म का है वो मेरिट यहाँ भी होगा, जो डिमेरिट प्राइवेट सेक्टर मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है वो डिमेरिट भी यहाँ होगा, जो डिमेरिट यहाँ पे देखे थे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी का वो भी होगा। तो हम यहाँ पे इसका फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर। मतलब यहाँ पे जितने भी सेक्टर है ना सबका को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस का मतलब है ये सब एक साथ एक जगह पे होते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है एंड ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर मीन्स मतलब ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ज्वाइंट सेक्टर भी तो काम कर रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर भी वर्क कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर रही है एंड ज्वाइंट सेक्टर भी वर्क कर रही है। जैसे आप देखते हैं किसी भी सेगमेंट पे, देखिए एजुकेशन को लेते हैं कि आप देखेंगे कि आप जहाँ भी होंगे, जिस जगह पे भी होंगे, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं तो गवर्नमेंट के भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल हैं। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में ये पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब वर्क कर रहे हैं एक साथ। तो एक को एग्जिस्टेंस है। उसका कोऑपरेटिव सेक्टर, ये एक नया है, इसको सहकारिता क्षेत्र बोलते हैं। सहकारिता, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, ये सेक्टर उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर भी होता है। तो इसका मेन एम क्या है? मेन एम है कि एक ऐसा सेक्टर डेवलप करे गवर्नमेंट के द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इन्वॉल्व करे, और वो क्या करे, किस काम में लगाए सरकार उसको, अपना जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से डेयरी के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और
दूसरे बहुत सारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के लिए वो सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो कैसे कर रही है? कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू सरकार कर रही है। नेक्स्ट है फ्रीडम एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्या है कि जो भी इंडिविजुअल हैं उनके पास फ्रीडम है कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने का, अपने लिए ऑक्यूपेशन, कोई भी जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं उसका अपना सेवा क्षेत्र हो या डिफेंस सेक्टर हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन को चूज करने का हमारे पास फ्रीडम होता है। प्रॉपर्टी होल्ड करने का भी हमारे पास फ्रीडम है कि हम जितना प्रॉपर्टी चाहें जो हमारे क्षमता में है, जो सही तरीके से हम होल्ड कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल भी रखती है। कंट्रोल कैसे कि कहीं मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब कोई विभेद ना हो। ठीक है, जो मोनोपोली होता है मतलब एकाधिकार वाली स्थिति ना जन उत्पन्न हो जाए, तो इसके लिए सरकार इस पर नियंत्रण भी रखती है। तो यहाँ फ्रीडम भी है और कंट्रोल भी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में भी एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, ये भी वर्क करती है और एक कई जो अचीवमेंट, कई जो गोल्स होते हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के गोल्स को, वो गोल को ये बनाती है और उस गोल को अचीव भी करती है अपने प्लानिंग के थ्रू। यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग भी है। उसके बाद सोशल वेलफेयर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इसमें कुछ गुण आएगा ही सोशलिज्म का। तो इट एम्स टू रिड्यूस द वेल्थ गैप इन द कंट्री एंड फाइट द इनइक्वालिटीज ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब सोशल वेलफेयर के थ्रू क्या चाहते हैं कि जो गैप है रिच एंड पुअर का, इस गैप को फुलफिल करना, इस गैप को कम करना और इक्वलिटी को लाना। ठीक है, ये सब जो है आपका फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमी का। इसके मेरिट एंड डिमेरिट में आप देखेंगे कि जो मेरिट आपका कैपिटलिस्ट का है वो है कुछ, और जो डिमेरिट आपका कैपिटलिस्ट का वो भी इसमें होगा। जो मेरिट सोशलिस्ट का है, जो डिमेरिट सोशलिस्ट का वो भी यहाँ पे होगा। इसके कुछ और भी गोल हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चलते हैं। वहाँ पे गोल ये रहता है ना कि दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों एक दूसरे को कम्पीट करेंगे। ये भी एक इसके स्पिरिट में होता है कि दोनों सेक्टर एक दूसरे को कम्पीट करेंगे। इससे क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विस कैपेबिलिटी जो है ना वो बढ़ेगी, क्वालिटी सर्विस बढ़ेगा, इस सब होगा। तो इन सब के लिए हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाते हैं। तो रियलिटी में क्या है, वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी में देखिएगा कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्रोपोर्शन का है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ज़्यादा, कहीं किसी इकोनॉमी में क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोपोर्शन में प्राइवेट सेक्टर है, तो कम प्रोपोर्शन में सोशल मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। किसी इकोनॉमी में है कि ज़्यादा मात्रा में पब्लिक सेक्टर है, कम मात्रा में कम प्रोपोर्शन के साथ कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी भी है। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है। तो सिर्फ प्रोपोर्शन का डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो है सो प्रोपोर्शन का। लेकिन सारा इकोनॉमी, ज़्यादातर इकोनॉमी जो है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी पूरी। अगर किसी को कोई कमेंट हो, कोई दिक्कत हो इसको समझने में, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, वॉच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।